जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और देखिए, आज हम क्लास 10th के जो है फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। प्रथम चैप्टर है और बीएससीबी बिहार बोर्ड का है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रथम क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रथम क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात यहाँ पर है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग किस चीज को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो देखिए, हम लोग जब भी यूक्लिड का प्रयोग किए हैं, ठीक है, यूक्लिड का, तो हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। क्या चीज निकालने के लिए? HCF, यानी महत्तम समावर्तक। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मौसा यानी HCF निकालने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम यूक्लिड से नहीं निकलता है। ठीक है, आप तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो r की सीमा क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर a क्या है, b क्या है और r क्या है, पहले देखेंगे। पहले दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर। a जो है, जैसे मान लीजिए आप जब भाग करते हैं, ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, आप सुन में, तो उसी प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b जो है आपको भाजक को डिनोट कर रहा है, a जो है आपको भाज्य को डिनोट कर रहा है, भागफल जो है q को डिनोट कर रहा है और शेषफल r को डिनोट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b जो है, अब इसको आपको थोड़ा सा एक भागा करके हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको भागा करने के लिए आ गया यहाँ पर 7, ठीक है, और आपको 2 से भागा करना है, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? शेषफल 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि शेषफल जो है 2 से जब आप भागा किए, ठीक है, तो शेषफल जो है यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पे 2 क्या है? 1 से ज्यादा है। ज्यादा के लिए मुंह जो है जिधर खुलेगा वो ज्यादा है, तो 2 क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और शेषफल देखिए, कभी कभी कोई भाग कीजिएगा तो या तो इससे कम हमेशा शेषफल आता है। यहाँ जो b है, b से हमेशा कम शेषफल आएगा, और 0 भी शेषफल आ सकता है। यहाँ पर शेषफल जो है, जैसे मान लीजिए कि 2 से अगर आपको भागा करना हो और यहाँ पे 4 हो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो शेषफल यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, और मतलब इससे कम यानी 0 आ सकता है या इससे कम आ सकता है। यानी 2 जो है यहाँ पर b जो है हमेशा बड़ा होगा, तो b जो है बड़ा होगा किससे? r से। ठीक है, b जो है बड़ा होगा r से, और r जो है, ठीक है, r जो है क्या होगा आपका? r जो है छोटा, या r जो है, जैसे यहाँ पर देखिए b जो है यहाँ पर देखिए बड़ा है किससे? r से, और r जो है क्या है? बड़ा है किससे? बड़ा या बराबर है 0 से। तो r जो है बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। ठीक है, आप सुन, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब इस ऑप्शन को हम बढ़िया से आपको समझा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन कह रहा है कि 0 बड़ा या बराबर है r और बड़ा है b। अब यहां पर देखिए ये क्या है? 0 बड़ा या बराबर शेषफल, और इससे बड़ा होगा b, और b क्या है? भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 13 ले लिए, ठीक है, और आपको करना है 2 से भागा, तो 2 छक कितना होता है? 2 छक 12 होता है। ये कटेगा, यहाँ पर शेषफल 1 आया, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो होता है ये b होता है, और ये क्या होता है? r होता है। ठीक है,
आप सुन में। और अगर आपको 2 से भागा करना है 12 में तो 2 छक क्या हो जाएगा 12 और शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि r का जो मान है यानी शेषफल जो है ठीक है, शेषफल क्या हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। जैसे यहाँ 0 से बड़ा शेषफल हो गया या 0 के बराबर शेषफल हो सकता है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर शेषफल हो सकता है। और शेषफल हमेशा जो होता है यहाँ पे जो स्थित संख्या होती है उससे कम हमेशा होता है। ठीक है, शेषफल जो भी आता है वह 20 से कम आता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा देखिए, कह रहा है कि 7 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 7 और 13 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर 7 और 13 लिखिएगा आप। ठीक है, आप उसमें देखिए रट के नहीं जाना है, आपको समझ के एग्जाम में जाना है। ठीक है, और देखिए एचसीएफ निकालने के लिए या तो आप यूक्लिड का प्रयोग कीजिए या आप गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव दिया है तो हम यहाँ पे गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। तो 7 का गुणनखंड कीजिएगा तो 7 एकम 7 और 13 का गुणनखंड कीजिएगा 13 एकम 13, यानी 13 और 7 दोनों क्या है एक अभाज्य संख्या, यानी वो किसी से भी विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर 7 का गुणनखंड आया 7 गुने 1 और 13 का गुणनखंड कितना आया 13 गुना 1। अब एचसीएफ क्या होता है सबसे पहले बताएंगे। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ जो सब में होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन जो है 1 आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है 1। जब कोई गुणनखंड ना हो तो दोनों में कॉमन क्या है 1, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह भी निकाल सकते हैं आप, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 से भाग कर दीजिए 13 में 7 एकम 7, कितना आ जाएगा शेषफल 6, और 6 से भाग कीजिएगा 7 में 6 एकम 6, कितना शेष आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पर 6 कितना भाग 6 बार में, तो 6 बार में कट जाएगा, यानी आपका अंतिम बार जो भाग लगता है वही क्या होता है आपका मतलब एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा अपने मित्रों को के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए पर है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है दिया है √2, बी ऑप्शन दिया है 5/7 एंड सी दिया है पाई, और डी दिया है आपको √3। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या करणी में नहीं रहती है। करणी यानी रूट के अंदर नहीं रहती है। कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर हो और उसका यदि वर्गमूल ना निकले तो वह क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं √2 का, इसलिए यह क्या है, यह जो है अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर स्थित संख्याएं क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है यदि उसका वर्गमूल ना निकाला जाए। ठीक है, तो ये क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पर 5/7 क्या है परिमेय है कि अपरिमेय, ये देखना है। तो यह परिमेय है, क्या है परिमेय है। ठीक है, आप उस में पाई एक क्या है, पाई को आप याद रखिएगा बहुत बार पूछा एग्जाम में, यह क्या है अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा पाई एक अपरिमेय है, लेकिन इसका मान जो 22/7 है यह एक परिमेय होता है। यह क्या है परिमेय है, और यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि उसका मान 22/7 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो बाटे में संख्या आ जाए वह परिमेय होती है। ठीक है, और यहाँ पे √3 यह भी करनी से बाहर नहीं निकलेगा, यह भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। और देखिए बहुत बच्चा सबका माइंड सेट ये हो जाएगा कि जब रूट के अंदर देगा तो वह क्या होगा अपरिमेय होगा। देखिए बाबू आपको एग्जाम में थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए क्या करता है कि ऐसे देगा √144। ठीक है, ऑप्शन 1 दे दिया, ऑप्शन 2 देगा आपको √225, ऑप्शन 3 देगा √121,
ठीक है, आप समझ में। और ऐसे दे सकता है रूट, अगला देगा आपको रूट अंडर 101। आप बोलेगा कि इसमें से बताइए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, ठीक है, और 121 का वर्गमूल 11 होता है। इसका वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पर यह क्या है, अपरिमेय, और बाकी ये तीनों संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान रख के आपको एग्जाम में प्रश्न को हल करना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह क्या हो जाएगा आपका, यह जो है आपका परिमेय संख्या है, बाकी तीनों जो दिया है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। और रूट के अंदर देख लीजिएगा कि वह करनी से बाहर निकल रहा है कि नहीं, यदि बाहर निकल जाए तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 जो है क्या कह रहा है कि 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव है, आप जो है इसे किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, यानी 18 और 24। 18 यानी 18 का गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए, ऐसे करके गुणनखंड करना है आपको। 2 से 2 9 या 18, 3 तिरका 9, यानी 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, और 24 का गुणनखंड कीजिएगा कितना होगा, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, आप समझ में। अब जो है कह रहा है एलसीएम क्या होगा, क्या नाम दिया बाबू, एलसीएम, क्या नाम लिया, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो एलसीएम में आप एक चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि एलसीएम कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे इसको। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 को 3 है तो 3 के पावर 2, और यहाँ पर को 2 है, 2 के पावर 3 गुने 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 को 2 है तो 2 के पावर 3 गुने 3। याद रखिएगा एलसीएम जो होता है सबसे बड़ा पावर होता है। एलसीएम के लिए, एलसीएम में याद रखिएगा कि बड़ा वाला एलसीएम होगा, बड़ा वाला एलसीएम, और एचसीएफ में याद रखिएगा कि छोटा वाला क्या होगा, छोटा वाला एचसीएफ, या सबसे कम वाला एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्तम मान देखिए 2 और 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 और 3 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप सबसे बड़ा मान 2 का किस में है, सबसे बड़ा मान सबसे ज्यादा बार 2 इसमें आया है, सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, इसमें। देखिए एलसीएम के लिए सबसे ज्यादा देखना है, सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ आया है, इसमें आया है। कितना बार आया है, 3 बार में। और सबसे ज्यादा 3 काउना में आया है, सबसे ज्यादा 3 इसमें आया है। कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, अभी इसमें आप थोड़ा हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 ऐसे कीजिएगा। तो 3 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन में थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा लंबा मतलब मेथड आपको लगेगा कि लंबा है, लेकिन लंबा नहीं, आपको समझाने में हमको समय लग रहा है। हमको ऐसे नहीं करना कि फटाफट उड़ा दें। ठीक है, ऐसे जो है आपको अगर समझ में आए तो आप जितना अपना मेहनत कीजिएगा, जितना ही आप अभ्यास कीजिए, उतना ही आप तेजी में बनाइएगा। ठीक है, चलिए आपको समझाने के लिए हम इतना समय ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है 5 हो गया, 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पर, देखिए कह रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए वही चीज आ गया, फिर अपरिमेय आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4/9, क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 4/9, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। ठीक है, और बताना है कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो करनी से बाहर ना निकले वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यह करनी से बाहर नहीं निकलेगा, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। बहुत बच्चे वहां पर गलती कर देंगे, गलती क्या करेंगे, यहाँ पे गलती कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0.333 ऐसे दिया है।
ठीक है, आप समझ में। और इसको बहुत बच्चे टिक लगा के चलाएंगे, ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है, ये रूट के अंदर है और रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। और यह अनंत तक, इसका जब भी आप वर्गमूल निकालिएगा तो यह दशमलव के बाद बहुत अनंत तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 3 3 3 तो बढ़ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, और 0.3 के ऊपर जब बार रहेगा तो जितने बार बार रहता है उतना ही 9 बटा में आ जाता है, यानी यह आपका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसलिए यह जो है यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह जो है परिमेय है, यह भी क्या है, परिमेय है, और यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिए, ध्यान दीजिएगा, एक और दशमलव वाला आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन में ऐसे मिले 0.10101000100001 डॉट डॉट ऐसे बढ़े, ठीक है। यदि ऐसे बढ़ रहा हो, ठीक है, तो दशमलव में यदि ऐसे बढ़ रहा होगा, पूछे कि अपरिमेय है कि नहीं है, ठीक है, तो यह अपरिमेय है, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्यों अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि यह जो था एक सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ रहा था, यहाँ पर भी एक सिस्टमैटिक ढंग से है, लेकिन यहाँ पर जो है दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, दशमलव के बाद 0 की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह दशमलव के बाद देख रहे हैं ना, एक निश्चित रेशियो के अनुसार बढ़ रहा है, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चा सब, ठीक है, बहुत गलती करके आप लोग आ जाते हैं। यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन ये दिया है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है 0.333, यह जो है एक परिमेय संख्या है। इसके बाद भी डॉट डॉट दिया है, अभी नहीं कि देखिए बहुत, आप अगर तेज तेजी पढ़ लीजिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सी, तो समझिए वहां पर बहुत आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा 0. क्या है, 3 3 3 डॉट डॉट दिया है, ठीक है। इसमें भी दशमलव के बाद डॉट डॉट दिया है, इसमें भी दशमलव के बाद डॉट डॉट दिया है, लेकिन यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं p बटा q के रूप में लिख दिए हैं, जबकि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा बालक लोग, ठीक है, सब कोई बढ़िया से। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले जो है प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहले बाबू आपको अभाज्य संख्या का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, रटना नहीं है, समझना है। और भाज्य संख्या क्या है, देखिए अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। देखिए वैसी संख्याएं, ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटती है तो वह भाज्य कहलाती है। यानी एक और स्वयं, स्वयं के अलावा कोनो और ही से कटे, कोई अन्य से कटे, अन्य से विभाजित हो, क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जबकि अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है, किसी से विभाजित न हो, वह क्या कहलाती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है बाबू, 4 होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ गया
ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता, सॉरी सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है आपको कि 2 जो है, 2 में जब आप भागा कीजिएगा तो या तो 2 से कटेगा, नहीं तो 2 में आप भागा कीजिएगा तो 1 से कटेगा। यानी 1 और स्वयं के अलावा इसको काटने के लिए कोई और संख्या है 2 को? नहीं है। जबकि 4 जो है, 4 एक ऐसी संख्या है, 1 2 3 4, 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भागा लगेगा, स्वयं से भागा लगेगा और 1 से भागा लगेगा। यानी 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या काटने के लिए आ गया तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर आपको हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ऐसे तो कहा जाएगा कि इसका राइट आंसर बी हो गया। अगर हम जल्दी जल्दी बता दें तो आपको ये विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी और आप जो है एग्जाम में जाके वे गलतियां कर गुजरिएगा जो छोटे छोटे प्रश्न में बच्चों ने गलतियां की है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बढ़िया से आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा 8 नंबर प्रश्न है और ये क्या कह रहा है थोड़ा सा देखेंगे, इसके समस्याओं को समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है, कह रहा है एक किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो देखिए अभी जब ऊपर कराए तो आपको हम भाज्य और अभाज्य समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? भाज्य और अभाज्य। ठीक है, आप में तो एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। ठीक है, आवश्यक में एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही संयोजित यानी ना ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से, रूट 49 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी ऐसे करणी में दे दे 49 दे दे तो इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ता है। और वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो देखिए एक तो आप गुणनखंड मेथड से निकाल लीजिएगा। ठीक है, 49 जो है 7 सत्ते 49 यानी 7 गुने 7 बराबर लिखिएगा इधर 49 और 49 बराबर लिखिएगा 7 का स्क्वायर आके इधर क्या करेगा? अंडर रूट करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कम से कम देखिए बाबू एग्जाम देने जा रहे हैं तो 10वीं कक्षा में है तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 25 तक के सभी संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, इसलिए आप जल्दी जल्दी उसको लगा के चलाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है पाई किस प्रकार की संख्या है। देखिए अभी जो शुरू में बताया है कि पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, और 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन में, और यहाँ पे पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा पाई का मान है 22/7 होता है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है, कि एग्जाम में आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या जो सम तो है, सम है। ठीक है, क्या है? सम है, लेकिन यह क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। ठीक है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या प्रश्न है? अगला हमारा प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या कर रहा है प्रश्न हमारा? कराए यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वह कहलाती है। जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF, ठीक है, 1 आ जाए तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? अब आपसे पूछ सकता है प्रश्न में ऐसे 11 और
12 ऐसे दे देगा, ठीक है। 14 और 16, 18 और 20 कहेगा का कि निम्न में बताइए कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए आपको एचसीएफ निकालना है, ये जुड़वा संख्या को एचसीएफ निकालना है, जिसका एचसीएफ 1 आ जाए इसका एचसीएफ 2 आएगा, इसका एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है। तो यह जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका सहअभाज्य संख्या होगा। याद रखिएगा सभी लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। कोई भी लगातार संख्या अगर आपसे दे दिया जाए तो वह संख्या जो है सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यह क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। और मस्ती में रहिए, आप यूरेनियम क्लास के साथ जुड़ चुके हैं और यूरेनियम क्लासेस आपको वादा करता है, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर पूरे मैथ को आपको पूरा सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और चलिए इस लिंक को आप शेयर करते रहिए, ठीक है, दबा के शेयर कीजिए साहब, ठीक है। चलिए आगे जो है, और जितना डीपली में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उतना ही डीपली में हम लोग वीडियो बनाएंगे और हम लोग भी मोटिवेट होंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बना रहे हैं लोग, तो आप जितना मतलब सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग उतना ही अधिक वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। थोड़ा आप मुस्कुराइए क्योंकि आप यूरेनियम क्लासेस में है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। देखिए बाबू ये सूत्र ही है, ये एक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है, ठीक है, उनके देखिए फॉर्मूला ऐसे होता है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या का योगफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। या आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, ठीक है, कि पहली संख्या ऐसे भी देता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, ऐसे भी देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी दे, या तो यही दे दे नहीं तो यही दे दे। तो यहाँ पर देखिए उनका योग मतलब जोड़, या इन दो संख्या का योगफल जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको शेयर करते रहिए। सिर्फ आप बेईमानी करके मत पढ़िए, अपने मित्रों के पास भी भेजते रहिए, ठीक है। आप समझ में। देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीपल कीजिएगा तो वह संख्या होगा 0 के बराबर। एनी नंबर मल्टीपल बाई 0, ठीक है, क्या होगा 0। जैसे मान लीजिए 44 को हम 0 से गुना कर दें 0, 112 को 0 से गुना कर दें क्या हो जाएगा 0। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है √2 का दशमलव रूप कैसा है। देखिए कोई भी करणी का अगर दशमलव रूप आप निकालिएगा, यदि वह वर्गमूल से बाहर नहीं निकल रहा है संख्या और वह करणी में है, तो उसका दशमलव रूप जो होता है अनंत आवर्ती होता है। यानी वह जो है अनंत तक जाएगा, वह बार बार आएगा संख्या और वह रिपीट करते रहेगा, ठीक है। तो अनंत आवर्ती होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलें, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 1/16 का दशमलव रूप क्या होगा। देखिए 1/16 दिया है, यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है। 1/16 का कह रहा है दशमलव रूप क्या होगा बाबू। तो सबसे पहले देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और इसमें समाप्त होने वाला लिखे या शांत लिखे, ठीक है, क्या लिखे शांत, या आवर्ती ऐसे दिया है, ठीक है। और आवर्ती को अशांत लिख सकता है, अशांत लिख सकता है, ठीक है। ऐसे जब प्रश्न दे दे और पूछे कि इतना का दशमलव रूप क्या होगा, जब भी दशमलव रूप आपसे पूछ दिया जाए और उसमें ऑप्शन में समाप्त होने वाला आवर्ती या अशांत अशांत आप देख लिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले का कर्तव्य आपका वही है, क्या है, नीचे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। चलिए हम समझा रहे हैं हर और अंश क्या होता है, ठीक है। देखिए ऊपर जो होता है अंश कहलाता है, ठीक है, नीचे जो होता है हर कहलाता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नीचे यानी हर का क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हर क्या है 16, 16 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 2 8 16, 2 से 4 और 2 से क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसका गुणनखंड निकाले कितना आया
ई आया 1/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, बढ़िया समझदारी से बनाइएगा, एक प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, कितना आ गया इतना, और 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और जब भी याद रखिएगा, जब भी हर में क्या आ जाए 2 और 5, हर का गुणनखंड यदि 2 और 5 या केवल, याद रखिएगा, या केवल 2 या केवल 5 आ जाए, वह जो है शांत होता है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए हर का अभाज्य गुणनखंड में तो वह जो है अशांत होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर में आया है। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न यहाँ पे लेके हम आपको और समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/, अगर आ जाए, मान लीजिए कि 12। ठीक है, आप पूछे कि शांत है कि अशांत है, तो 1/12 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 2 गुने 3। अब बताइए, अब यह यहाँ पर शांत है कि अशांत है? यह अशांत है। यह क्या है? अशांत है। यह क्या है? अशांत, क्योंकि हर में तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया। ठीक है, और जब यहाँ पे 3 आ गया तो 2 और 5 के अलावा, या 2 और 5 साथे साथे आ जाए। देखिए 2 और 5 साथे साथे आना चाहिए, नहीं तो केवल 2, नहीं तो केवल 5 आना चाहिए, तबे शांत होगा। अगर 2 के अलावा 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जा रहा है तो वह जो संख्या होती है अशांत हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया हो 3/12। ठीक है, आप उसमें ऐसे प्रश्न दे दे, आप बोले कि अशांत है कि अशांत है, आपको बताना हो। ठीक है, तो देखिए आप जो है 3/12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। ठीक है, आप कहिएगा जा सर तो बताए थे, क्या बताए थे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह क्या होती है? वह जो है अशांत होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या है? यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? शांत हो जाएगा। यानी जब आप गणित बना रहे हैं तो आपके दिमाग जो है चारों तरफ दौड़ना चाहिए, आपके माइंड जो है पूरा फ्रेश रहना चाहिए, तभी आप गणित को सही जवाब दे सकते हैं, मैथ में सही जवाब दे सकते हैं। अन्यथा आप गलत करके आ जाइएगा, छोटी छोटी चीजों को गलत मतलब कर देता है सब बच्चा। ठीक है, जो भी एग्जाम देने जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 16 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए कह रहा है 1/7 का दशमलव रूप होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी हम थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलत मतलब बोल दे रहा है। ठीक है, जैसे 1/17 बोल दिए, यहाँ पर 1/7 है, 1/7 का दशमलव रूप होगा। तो देखिए बाबू बोले, क्या बोले? ऊपर समझाए ना, क्या समझाए? यही समझाए कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी हो तो वह जो है अशांत होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्ती यानी अशांत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के तरफ हम रुख करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आने वाला है। अगला प्रश्न मेरा है, कराए अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? देखिए कोई भी अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 1 यानी 3 गुने 1 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड एक वह संख्या स्वयं होती है और 1 होता है, इसलिए उसका गुणनखंड कितने होते हैं? 2। एक और अभाज्य संख्या ले लें 13, यह इसका 13 से कटेगा यानी 13 एकम 13, इसका भी गुणनखंड कितना आया? 2। यानी कोई भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है? 2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, देखिए एक बच्चा कल कमेंट किया था कि सर आप लोग पढ़ाते कहाँ हैं? देखिए हम लोग का जो इंस्टीट्यूट जो है, आप लोग नरकटिया से जब निकलिएगा, ठीक है, नरकटिया से कृषि मार्केट रोड जब निकलेगा, जो मथुरा बलथर रोड जाता है, ठीक है, वहीं पे जब आइएगा तो एक नरकटिया फार्म है। ठीक है, नरकटिया फार्म के पास चलता है, यूरेनियम क्लासेस नाम है।
ठीक है। और आपको विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 777-9856-781। यह जो नंबर है ये ऑफिशियली नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विशेष जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यदि आप चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से नोट्स या कोई भी चीज़ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, या कॉल कीजिए, ठीक है। उसके माध्यम से आपको हर एक नोट से हर एक केस जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही वैसे बच्चे, ठीक है, जो 2027 में मतलब बोर्ड एग्जाम देंगे अगले साल, उनके लिए बैच जो है पुनः स्टार्ट हो चुका है, नया बैच से वेलकम हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नया बैच के साथ जुड़िए, ठीक है, और पढ़ाई का आनंद लीजिए, ठीक है, आवश्यक में। और यहाँ पे जो है वैसे बच्चे आप अपने आसपास देखिएगा जो बच्चे अगर आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं, ठीक है, और जिनका इकोनॉमिक समस्या आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पिताजी नहीं रहते हैं और जिसके कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वैसे बच्चों का हमारे यहाँ हमारे कोचिंग में जो है वेलकम है, ठीक है। वैसे बच्चों को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वैसे बच्चों को आप लोग यहाँ पर भेजिए। हमारे एक संस्था जो है, ठीक है, वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, साथ ही उसको जितना हो सकेगा हर संभव उसको बुक ये सब प्रोवाइड भी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम चलेंगे। अगला जो है हमारा प्रश्न यहाँ पे सामने आ चुका है, ठीक है। और क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 121 का दशमलव 121 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वर्गमूल निकालना है। तो रूट अंडर 121 का वर्गमूल जो है 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब वर्गमूल निकाला कैसे जाता है? तो देखो बाबू, अभी जो ऊपर हम बताए, ठीक है, जैसे 121 है तो 121 कटेगा कितना से? तो देखिए अब इसको चेक करने के लिए विभाज्यता के नियम आपको याद होना चाहिए। और विभाज्यता के नियम क्या है? तो देखिए यहाँ 11 से विभाज्यता के नियम लग रहा है। 11 से विभाज्यता के नियम कहता है, ठीक है, कि यदि सम स्थान पर स्थित संख्या है और विषम स्थान पर स्थित संख्या है कि अंकों का योग का अंतर, तो 1 1 2 2 का अंतर 2 2 2 में से 0, जब शून्य आ जाए तो वह संख्या क्या होगी? 11 से कटेगी। तो हम यहाँ पर 11 से विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11, 121 बराबर 11 गुने 11, 121 बराबर 11 के स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या करेगा? रूट करेगा, 121 बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा 18 यानी 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, और देखिए आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में 50-50 ऑब्जेक्टिव हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 का अभाज्य गुणनखंड है। 2 का अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 गुने 2, यानी 1 गुने 2 या 2 गुने 1, दोनों में से कोई हो सकता है। तो 1 गुने 2, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी है, ठीक है। चलिए छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ सकता है 144 का गुणनखंड। यहाँ पर क्या पूछ सकता है आपसे? यहाँ पर पूछ सकता है कि 144 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ठीक है। आप सुन में तो आप 144 का क्या कीजिएगा? गुणनखंड कीजिएगा। 2 से 72, 2 से कितना हो जाएगा? 36, 2 से कितना हो जाएगा? 18, 2 से कितना हो जाएगा? 9, 3 से कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और इसको गुणनखंड के रूप में आप प्रदर्शित कर दीजिएगा। ये छोटे छोटे दिखाया गया है, लेकिन इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न यानी 19 और 20 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/3 का दशमलव रूप होगा। 1/3 का दशमलव रूप होगा। चलिए याद कीजिए, पहले हम बता चुके हैं कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड यानी हर यहाँ पे होता है नीचे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, तो वह क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्ती यानी अशांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 21 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है 0.125 किस प्रकार का दशमलव रूप है? देखिए अशांत दशमलव रूप है यानी समाप्त है, ठीक है, इसके बाद डॉट डॉट भी नहीं दिया है, ठीक है, आवश्यक में। और इसका दशमलव रूप क्या है? समाप्त है यानी समाप्त शांत है। यहाँ पर शांत दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, समाप्त मतलब शांत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है,
अगला प्रश्न है 49 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, देखिए 49 जो है आपको बताना है किस प्रकार की संख्या है। तो 49 में आपको 7 से भाग लग जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 में जो होता है 1 से भाग लगता है, 49 में जो है 49 से भी भाग लगेगा। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 के अलावा कोई और संख्या भी निकाल दे, यानी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो भाज्य का मतलब क्या होता है? संयोजित, यानी भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 22 के बाद हमारा प्रश्न जो है 23 है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए बाबू अच्छा लगे तो सिर्फ आप ही मत देखिए, अपने मित्रों के पास भी भेजिए। ठीक है, आप समझ में, और दबा के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो है 23 नंबर प्रश्न कर रहा है 13 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, आप समझ में, अब 13 बताना है किस प्रकार की संख्या है। 13 का देखिए 13 का गुणनखंड 13 से ही होगा, 13 का गुणनखंड या तो 1 से होगा। ठीक है, इसके अलावा 13 को काटने वाला कोई संख्या है? किसी संख्या से 13 में भागा लगेगा? आप बताइए ना, नहीं लगेगा। तो क्या होगा? अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिए ऐसे ही पूछता है भाज्य अभाज्य, दे देगा कोई संख्या बताया, पूछे भाज्य है कि अभाज्य। फर्स्ट चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सेकेंड चैप्टर का भी मतलब समझिए 15वां चैप्टर आपको कराने वाले हैं, और साथ ही इसी चैनल पर साइंस आर्ट्स सबका जो है ऑब्जेक्टिव चलने वाला है, तो आप लोग जुड़िए। ठीक है, आप समझ में। देखिए कह रहा है 24 नंबर प्रश्न है 0.444 डैश डैश दिया है। ठीक है, तो शुरुआत में बताए थे 0.333 का, क्या बताए थे? इसको हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार, क्योंकि बार बार यही संख्या रिपीट कर रहा है। ठीक है, और बार जब एक संख्या के ऊपर बार है तो उसको वैसे ही लिख के जो वो संख्या के ऊपर बार रहता है उतना 9 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय कब होगा? हम बताए हैं उसी समय, जैसे ऐसे आ जाए 0.0010010000001 ऐसे आ जाए और इस हिसाब से रिपीट करें तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि एलसीएम इतना का होगा। देखिए जब भी एलसीएम पूछ दे 3 और 5 का एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। जब कटने वाला नहीं है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हुआ था, 3 गुने 5 पाते हैं कितना हो जाएगा? 15 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर एचसीएफ पूछता, कहता कि 3 5 का एचसीएफ बता है। ठीक है, तो एचसीएफ इसका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आप समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है 26 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न 26 से कह रहा है एचसीएफ इतना का ज्ञात कीजिए। देखिए 8 और 20 का एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है? या तो आप यहाँ पे भागा कर सकते हैं, या तो आप यूक्लिड विभाजन को लगा सकते हैं, नहीं तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं सबसे। ठीक है, यहाँ 20 को लिखिए और यहाँ से 8, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना रहेगा? 4, और 4 से आप भाग कीजिए 8, 4 दूनी 8, और जहां शेषफल 0 आ गया वहीं जो अंतिम बार काटता है वहीं आपका क्या होता है? एचसीएफ, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका 4 आ जाएगा। चलिए ये हो गया भाग विधि से। अब आइए गुणनखंड विधि से देखें। 8 क्या गुणनखंड कीजिए? 2 से 4, 2 से 2। 20 का गुणनखंड कीजिए 2 से 10, 2 से 5। कितना आया? 8 का गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2, और 20 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 5। देखिए एचसीएफ कहता है कि जो सब में हो वही एचसीएफ है। तो सब में इसमें 2 है, इसमें 2 है तो एगो 2 हो गया, फिर एक और ही 2 है, एक और ही 2 है तो एक और ही 2 हो गया, और इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा एचसीएफ इतना का। ठीक है, वहीं 9 का 9 3 त्रिका 9, और 6 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। जो सब में है, बार बार बता रहे हैं, जो सब में है वही एचसीएफ होगा।
जो सब में है वही HCF होगा, तो HCF इसका कितना हो जाएगा 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है 28 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एलसीएम इतना का होगा, एलसीएम इतना का होगा तो 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 और 14 को तोड़िएगा तो 2 गुने 7, नहीं ना होगा। और आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ध्यान रखिएगा, जो सब में हो और जो सब में ना हो। सब में क्या है 2 और सब में क्या नहीं है 3 और 7। जो नहीं होता है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, तो 7 का 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ऐसे भी आप करके निकाल सकते हैं 6 और 14 का। ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 गुने 3 गुने 7, 7 तिरका 21 दूनी 42। ठीक है, आप समझ में। चलिए आपको जो मेथड सही लगे उससे निकालिए। ठीक है, लेकिन फटाफट काम कीजिए। चलिए अगला जो है प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा एलसीएम इतना का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मेथड से एलसीएम निकाल दे रहा है। 9 का गुण कीजिएगा तो 3 गुने 3, 12 को कीजिएगा तो 2 गुने 3 तोड़िएगा। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है आपको अभी ऊपर बताया है कि जो सब में हो जो सब में ना हो। तो सब में क्या है 3, तो 1 को 3 लिखिए। आज शेष को बच गया, नीचे 2 को 2 बच गया तो 2 को 2 लिखिए। 1 को 3 लिखिए, गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 त्याई 36। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका HCF पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर एक हम यूक्लिड विभाजन से हम बना दे। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन से अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो यूक्लिड विभाजन से ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 18 और 48 का HCF निकालें। ठीक है, ऐसे जो है उसका फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का सबका वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा डीपली वीडियो बना है, फर्स्ट चैप्टर का बना है। ठीक है, एक्सरसाइज का बना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रश्न दिया है और यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे यूक्लिड लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी मेथड है हम सब बता रहे हैं। देखिए 18 और 48 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो बड़ा है, उधर मुंह खोल दीजिए। देखिएगा बड़ा की तरफ अक्सर मुंह खोला जाता है। ठीक है, आवश्यक में। और ये हमारा गणित सिखाता है, अगर आपके मतलब सोसाइटी में जो लोग अमीर होंगे उसके तरफ से मुंह खोल के बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब होता है उसके बातों को क्या किया जाता है दबाने के लिए भी बहुत लोग होते हैं। तो जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खोलना है, ये गणित भी हमें सिखाता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब लिखे लगा दीजिए यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन देखिए ये जो है सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नियम जो है वो प्रयुक्त नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप वैसा नियम को चुनिए जिससे आप मतलब जल्दी बना दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको नियम प्रदर्शित नहीं करना है, आपको कहीं से उत्तर का जरूरत है। तो ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R। यहाँ पर ए जो है सबसे बड़ा वाला ये 48 बराबर, यहाँ पे चरण लिखिए, चरण 1 लिखिए। ठीक है, क्या है 48, अब बी क्या है 18। अब 18 से भागा कीजिए 48 में, 18 36 18 त्याई 54, 18 दूनी 36। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, 48 में भागा कीजिए 18 से, 18 36 कितना आ जाएगा 2 1 12, शेषफल कितना आया 12। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 नहीं आया तो फिर चरण 2 कीजिए, चरण 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे लिखिए, ये वाला अब यहाँ पे चलाएगा, आपको पता होता है ना, बराबर। ठीक है, 12 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आवश्यक में फिर चरण 3 आप लिखिएगा, चरण 3 में 12 यहाँ पर आएगा बराबर 6 गुने 2 प्लस 0। यानी इसका आप इस तरह HCF निकाले तो जो 0 आता है जहां प्लस 0 किया जाए उसके जस्ट बराबर के चिन्ह के जो सटले होता है वहीं आपका क्या होता है HCF। यानी HCF आपका इस मेथड से कितना आया 6। देखिए इसका पूरा हम डिटेल वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहां पे जाके देखिए और समझिए। ठीक है, फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर इसको पुनः और बढ़िया से समझा दीजिए। ठीक है, हम इसको कोशिश करेंगे और बेहतर से समझाएं। ठीक है, आप समझ, चूंकि देखिए आप लोग को समझना है। ठीक है, हम लोग मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, हम लोग मतलब
ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को समझना है। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो ही हम लोग को पढ़ाया हुआ फायदा करेगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को अधिक से अधिक स्कोर कराना, और बच्चे यदि समझेंगे नहीं तो स्कोर कैसे कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और लिखिए कि सर जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से और समझा दीजिए, उसका बेहतर ढंग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, आप समय या लाइव क्लास में उसको चला दिया जाएगा। चलिए, तो आगे जो है ऐसे बना सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना समय आप व्यर्थ में बर्बाद कीजिएगा, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, आप समझ में। और देखिए कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है, 18 जो है और 48 है। आप इसमें जो दिया है ना, ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, बिना गुणनखंड किए हुए, ठीक है। कैसे? 18 के पहाड़ा में 48 आता है? नहीं आता है। 18 के पहाड़ा में 18 तो आता है, लेकिन 48 नहीं आता है, इसलिए 18 नहीं होगा, ठीक है। और देखिए 3 के पहाड़ा में 18 आता है, लेकिन 48 आता है? 48 भी आता है। 12 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़ा में भी 18 आता है, और 6 के पहाड़ा में भी 18 आता है, लेकिन सबसे बड़ा वाला पहाड़ा कौन है? 6, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटा वाला पहाड़ा नहीं लेना है। अब आप ऐसे ही बना सकते हैं, 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 48 को आप ऐसे बना सकते हैं, 2 गुने 2 4, 4 3 12 12 36, गड़बड़ हो गया, ठीक है, रुकिए इसको तोड़ लें। 48 जो है ऐसे 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए दोनों में मैच क्या है? दोनों में मैच है 2, दोनों में मैच क्या है? 3, तो जो मैच करता है वही एचसीएफ होता है, बाकी और मैचिंग है नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 6, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न जो है आपका कह रहा है, देखिए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? वही चीज आ गया, ठीक है, आप याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो रूट के अंदर होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये 22/7 क्या है? परिमेय है, पीछे समझा चुके हैं आपको, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, यह भी परिमेय है, यह क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है जीरो किस प्रकार की संख्या है? शून्य किस प्रकार की संख्या? देखिए शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और एक प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी यह क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है, आवर्सन में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है 1.414 डॉट डॉट लगभग का मान होता है। देखिए 1.414 डॉट डॉट, यह लगभग √2 का मान होता है। √2 का मान याद रखिए 1.414 होता है, ठीक है, और इसके बाद भी अभी बढ़ते रहता है, ठीक है, आवर्षण में तो √2 का मान होता है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसमें सबका जो है वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसमें जो है अगला जो है प्रश्न हमारा जो है कह रहा है 1/11 का दशमलव रूप होगा। यह क्या होगा? आवर्ती होगा। पहले आपको समझाया जा चुका है। क्या समझाया जा चुका है? कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेगा 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य आ जाए तो 2 और 5 के अलावा 11 है, क्या है? तो यह क्या है? एक अभाज्य आवर्ती संख्या है, यानी अशांत संख्या है। चलिए अगले प्रश्न जो है, अगले प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है 2 किस प्रकार की संख्या है? 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक क्या है? सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, ठीक है। अगर वही कहता 4 किस प्रकार की संख्या है, तो 4 एक सम
भाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या होती है, अभाज्य होती है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया, देखिए वही प्रश्न जो हम पीछे आप लोग कराए थे, याद कीजिए 0.101001000 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। याद कीजिए अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि 1 शून्य बढ़ा, फिर यहाँ 2 शून्य, फिर 3 शून्य, फिर उसके बाद 4 शून्य बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये बढ़ते चला जाएगा इसी रेशियो में। लेकिन जब ऐसे प्रश्न दे दे 1.232 ऐसे दे दे, तो यह क्या है, यह एक जो है आपको परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन यह क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे आ गया 36 नंबर प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो है हमारा 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही पूछ दिया था, 36 को गुणनखंड कीजिए, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18 और 3 से 3 त्रिका 9, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, देखिए इसमें है पावर में दिया है, तो पावर में इसको दीजिए, 2 का पावर 2, 3 के पावर 2, 2 को 3 है तो 2 को 2, 2 को 3। ठीक है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 37 हो गया। अब 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 38 नंबर प्रश्न है, कराए अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है। देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक ऐसी संख्या है जो न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है, और वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो अनंत होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है तो अनंत, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है अनंत, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, आप समझ में। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम तुझे दिल दे चुके सनम, जो 2 से कटे सम और जो 2 से न कटे विषम। ठीक है, आप समझ में। चलिए उसका वीडियो हम एक अलग से बना के आप लोग को डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है कराए कौन सी जोड़ी सहअभाज्य संख्या है। कौन सी जोड़ी जो है सहअभाज्य संख्या है। याद कीजिए बच्चा लोग, हम बताए थे, क्या बताए थे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF वैसी संख्या है जिसका HCF कितना आना चाहिए, HCF 1 के बराबर आना चाहिए, वह क्या होती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें HCF किसका 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 इसका HCF निकालिएगा आप, HCF यानी मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा। इसका आप मौसा सॉरी 2 नहीं 4 आएगा। ठीक है, इसका मौसा निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसका मौसा आप निकालिएगा तो देखिए ये 8 के मतलब इसका मौसा आप निकालिएगा तो ना ही इसका गुणनखंड इसमें है ना ही इसका गुणनखंड इसमें है, तो इसका मौसा जो है 1 आएगा, और इसका मौसा निकालिएगा तो 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो अभी बताए कि सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। यानी इसमें चेक करना पड़ेगा पारा पारी आपको मौसा निकाल के किसका मौसा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी का मौसा 1 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह जो है सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। इसलिए क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 22/7 है। देखिए आगे क्वेश्चन 22/7 है, क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान दीजिएगा यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है क्या है, अपरिमेय है। बार बार पूछ रहे हैं, दोनों क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है 3/8 का दशमलव रूप होगा।
तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते 3/8 का दशमलव रूप पूछ रहा है तो सबसे पहले 3 लिखिए, 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी 3/2 के पावर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 में आ गया या खलिए 5 में आ गया तो वह क्या होगा, समाप्य संख्या यानी शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है क्या है हमारा, ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है √64 का वर्गमूल पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, √64 बराबर क्या होगा, तो बाबू 8 होगा। क्या होगा, 8, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कैसे होगा इसको हमें देखना है। तो 64 को देखिए आप गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 32, 2 से आप कीजिएगा 16, 2 से आप कीजिएगा 4, 2 से कीजिएगा आप 2, ठीक है। तो 2 गुने 2, तो यहाँ पे जो है आप जो है 2 से कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 32, 2 से कीजिएगा तो 16, 2 से कीजिएगा तो सॉरी यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ क्या होगा 8 होगा, ठीक है। और 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है इसका गुणनखंड किए तो कितना आया, 64 का गुणनखंड किए तो कितना आया, को 2 आया। देखिए आंसर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 इतना हो गया। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देना है, ठीक है। तो अब 64 बराबर इसका जोड़ा पेयर लगाइए, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाया जाता है। तो कितना, 2 का स्क्वायर गुने ई2 का स्क्वायर गुने ई2 का स्क्वायर। तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर आके इधर क्या करेगा, अंडर रूट करेगा, यानी 64 बराबर क्या उतना हो जाएगा 8, यानी 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। चलिए एक और मेथड से बता देना है आपको वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप कीजिएगा 64 और इसके ऊपर पेयर कीजिएगा, 8 रहेगा कितना हो जाएगा 64, 2 को 8 के बदले 1 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वही आंसर होता है, ठीक है, यहाँ पर 8, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है कितना नंबर है, कह रहा है पाई का दशमलव विस्तार होगा। पाई जो है, पाई का जब दशमलव विस्तार आप देखिएगा ना, तो पाई का दशमलव विस्तार जो होता है अनंत तक जाता है, ठीक है। आप समझ में, यहाँ तक कि पाई का जो है मान जो है सुपर कंप्यूटर भी पूर्ण रूप से नहीं निकाल पाया है। और भारतीय एक मतलब गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान सर्वाधिक निकाला था, ठीक है। आप समझ में, शायद वह जो है 32-33 स्थान तक निकाले थे, ठीक है। तो पाई जो है, पाई का दशमलव रूप जो होता है क्या होता है, आवर्ती होता है, अनंत आवर्ती, सॉरी इसमें अनंत लगा दिया है, तो अनंत आवर्ती होता है, यानी यह अनंत तक जाएगा, ठीक है। आप समझ में, तो ध्यान रखिएगा यह क्या होगा, अनंत आवर्ती होगा। क्या होगा, अनंत आवर्ती, ठीक है। आप समझ में। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 के पावर 2 बराबर क्या होगा 4, ठीक है। 2 के पावर 2 क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है कहिएगा कि सर इतना छोटा प्रश्न क्यों बताए, ठीक है। देखिए ऐसे भी पूछ सकता है ना 144 के बराबर क्या होगा। तो छोटे प्रश्न से ही हम बड़े प्रश्न को बनाना सीखते हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2, तो वैसे ही 144 गुने 144 कर दीजिएगा और गुना कर लीजिएगा, ठीक। जो उत्तर आएगा वही होगा उसके बराबर, ठीक है। आप सुनने, तो छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं उसी से हम लोग सीखते हैं, छोटी छोटी भूल से हमें सीखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और छोटे छोटे प्रश्न को कभी भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न ही बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं क्वेश्चन। करा एलसीएम इतना का होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है 12 होगा, निकाल लीजिएगा 4 6, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 46। अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इतना का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। एचसीएफ निकालने के लिए आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आप अपना मेथड लगा के और आप खुद बनाइएगा, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। और ध्यान दीजिए मॉडल सेट जो है जारी हो चुका है, तो आप लोग इंटरनेट का मॉडल सेट जरूर बनाइए, ठीक है। आप समझ में, और इधर आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। और जो भी चैप्टर अगर आपका वीक हो, मैथ में, साइंस में, कोई भी सोशल साइंस में, हिंदी में, कोई भी चैप्टर आपको वीक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस चैप्टर को हम लोग डीपली बना के डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया।
आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमेशा जो है यूरेनियम क्लासेज आपके लिए तत्पर है। जिस प्रकार की सहायता चाहिए वैसे सहायताएं आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है रूट 3 एक है, रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर वह नहीं निकल सकता है। ये चीजें जो है हम पीछे समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, कह रहा है 0.75 बराबर है, ठीक है। 0.75 बराबर है तो दशमलव उड़ेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। तो 75 बटा कितना हो गया, 100। 25 क्या होता है, 75, 25 चौका क्या होता है 100, 3 बटा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यानी 3/4 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है 2 के पावर क्यू बराबर है, 2 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू। जब भी पावर जितना रहे उतने टाइम्स इसको लिखना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पूछ सकता है 8 के पावर क्यू, ऐसे पूछ सकता है। तो जितना पावर रहेगा उतना बार आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। और आज का जो है हमारा आखिरी प्रश्न जो है, यह जो है आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट है, ठीक है। कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक नहीं होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है, जो बाटे में नहीं होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है, जो रूट में नहीं होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यह ऋणात्मक या पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह बाटा में यह पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह रूट में है, करणी में है, यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। यह आपका पूर्ण संख्या है 7। पूर्ण का मतलब क्या होता है, परफेक्ट नंबर, ठीक है, होल नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है, आवश्यक में जो पूर्ण हो, ठीक है। चलिए आगे जो है यहाँ पर सेकेंड लास्ट नहीं, वही लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन यह जो है उस सबका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग इस सबको आप लोग देख लीजिएगा। यदि यह पीडीएफ या पीपीटी जो भी आपको चाहिए, ठीक है, तो हमारे उस नंबर पे जो है कांटेक्ट कीजिए, 777-9856781, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या यूरेनियम क्लासेस आप विजिट कीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप यूरेनियम क्लासेस में आइए, और इस साल के जो भी आपको पीपीटी नोट्स जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।